इसी तरह कुछ देर मुलाकात करने के बाद डॉक्टर नूर की मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया और वो नीचे गिर गई। जैसे ही मेरी नज़र मेरे दोस्त के चेहरे पर पड़ी तो होली का त्यौहार होने की वजह से इसके चेहरे पर लाल रंग लगा हुआ था। ये रंग देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा मुलाकात करने लगा। मैं डॉक्टर नूर को 7वें आसमान पर पहुंचाना चाहता था और तीसरी मुलाकात में मैं 20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुलाकात करने लगा और एक बार फिर डॉक्टर नूर की मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। इसके साथ ही कुछ देर बाद मेरी मुलाकात का भी वक्त ख़त्म हो गया। मुलाकात ख़त्म होने के बाद हम दोनों लेटे हुए थे। मैंने डॉक्टर नूर को अपने साथ लगा लिया और कहा, कैसा लगा? इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं जानता था ये खुशी के आंसू हैं। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और मुझे साथ लगा लिया और आई लव यू कहने लगे और बोली, मुझे जिसकी उम्मीद थी तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे मुलाकात करके मुझे इतना अच्छा लगेगा, लेकिन तुमने जिस तरह से मुझसे मुलाकात की, मैं तुम्हारी मुरीद हो गई हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर इसी तरह कुछ देर तक हम बातें करते रहे और डॉक्टर उठकर बैठी तो इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आए। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, लगता है इंजेक्शन का असर ख़त्म हो गया। मैंने कहा, 1 मिनट रुको। मैंने अपनी अलमारी से ट्यूब निकाली और डॉक्टर को लगा दी। कुछ ही देर में इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। वो ट्यूब देखकर बोली, ये तुम्हें किसने लिख कर दी? मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, ये मेरे साथ है तो इस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती रहती है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगी और बोली, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। इसके बाद मैंने डॉक्टर को शॉवर का कहा तो वो पहले नहीं मानी, लेकिन बाद में मान गई और शॉवर लेने के बाद डॉक्टर नूर जाने लगी तो मैंने इसको पकड़कर अपने साथ लगा लिया और कहा, अब दोबारा कब मुलाकात करोगी? तो डॉक्टर बोली, जब तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको वो घर दिखाता हूँ। और ये बात करके मैं भी डॉक्टर के साथ ही गाड़ी में बैठ गया और इसे अपना नया मकान दिखाया तो डॉक्टर भी देखकर खुश हो गई और बोली, बहुत अच्छी लोकेशन पर है। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे घर ड्रॉप किया और वापस चली गई। मैं भी फ्रेश हुआ और तकरीबन 12 बजे घर से निकला और चचा के पास चला गया।
जाकर मैंने चचा को बताया कि घर वालों को मकान बहुत पसंद आया है। आप आज ही इसका पेपर वर्क मुकम्मल करें, क्योंकि मुझे 2-3 दिन में इधर शिफ्ट होना है। तो चचा मुस्कुराकर बोले, पेपर वर्क तो मैंने कर लिया है, बस तुम्हारे साइन और अंगूठे की ज़रूरत है, और तुम चाहो तो आज ही शिफ्ट हो सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कल गांव जाना है, गांव से वापस आकर शिफ्ट होंगे। तो चचा बोले ठीक है। फिर चचा ने मुझे स्टैम्प पेपर निकाल के दिया। मैंने वो पढ़ा और अपना अंगूठा लगा दिया। हमने 1 साल का एग्रीमेंट किया था। इसके बाद मैं काफ़ी देर चचा के पास बैठा रहा और काम के बारे में हम लोग बातें करते रहे। और फिर शाम को तकरीबन 4 बजे मैं वापस आ गया। घर आया तो बाजी आ चुकी थी और खाना बना रही थी। मैं इनके पास गया और पीछे से इनको अपने साथ लगा लिया और अपना चेहरा इनके कंधे पर रख लिया। वो शायद नहा कर निकली थी। इनसे आने वाली ताज़ा खुशबू मुझे पागल करने लगी। बाजी बोली, कोई आया था? ये बात सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर से जान निकल गई हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बाजी बोली, नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। मैंने कहा, नहीं, यहाँ किसने आना था? बाजी बोली, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी तो तुम्हारी बेडशीट चेंज थी। मैंने कहा, शायद कोई आया हो। बाजी की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि जाते हुए मैं बेडशीट अपने साथ ले गया था जिस पर लाल रंग लगा हुआ था, और वो मैंने बाहर फेंक दी थी, क्योंकि अगर मैं वो बेडशीट घर में रखता या धो देता तो बाजी को कोई ना कोई शक हो जाना था। मैंने कहा, मैंने ही चेंज की थी। रात को सोते वक्त मेरा दोस्त रो पड़ा था। बाजी मुस्कुरा कर बोली, खैरियत है? मैंने कहा, आप जो नहीं आए इस वजह से वो पहले इंतज़ार करता रहा, और बाद में जब कोई नहीं आया तो वो रोने लगा। बाजी बोली, तो तुम आलिया को बुला लेते। मैंने कहा, मैं तो सो रहा था, मेरा दोस्त ही जाग रहा था। बाजी बोली, फिक्र मत करो, अगले हफ्ते से वो अकेला नहीं होगा, इससे इसकी दुल्हन मिल जाएगी। मैंने कहा, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, जब आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। ये बात करके मैंने बाजी का चेहरा अपनी तरफ किया और इनको अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, लेकिन शादी के बाद भी मैं आपको बाजी ही कहूँगा। तो बाजी आरफा ने अपना मुंह पीछे किया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो या जान कर रहे हो? कोई अपनी बीवी को भी बाजी कहता है? मैंने कहा, बस मुझे आदत है, मैं आपको बाजी ही कहूँगा। तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, तुम नहीं सुधरोगे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाजी बोली, देखो आलिया आ गई है।
मैंने दरवाजा खोला तो आलिया ही थी। इसके बाद हमने बैठकर दोपहर का खाना खाया और फिर मैंने बाजी से कहा कि आप लोग सामान पैक कर लीजिएगा। मैं जब गांव से आऊंगा तो हम दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हो गया है। बाजी बोली ठीक है। मैंने कहा अगर मेरी जरूरत है तो मुझे बता दें। बाजी बोली नहीं, मैं कर लूंगी। आलिया मुस्कुराते हुए बोली अब तुम दुल्हन से काम करवाओगे? मैंने कहा ठीक है, चलो आओ। फिर जो बड़ा बड़ा सामान है वो हम पैक कर लेते हैं और जो छोटा छोटा सामान होगा वो तुम और बाजी कर लेना। मैं और आलिया छत पर आ गए। बाजी के जहेज में जो सामान था, जिसमें 2 पेटियां थी, इसके अलावा दूसरा भी सामान था, वो सब हमने इकट्ठा किया और ये काम करते करते हमें रात हो गई। फिर रात के खाने के बाद आलिया मेरे कमरे में आई और बोली मैंने सुना है तुम्हारा दोस्त कल रात रोता रहा है, तो बाजी ने मुझे आज तुम्हारे पास भेजा है। मैंने इसको पकड़कर खींच लिया और इससे बातें करने लगा और कहा कि तुम्हारा खुद आने का दिल नहीं करता। तो आलिया मेरी आंखों में देखते हुए नशीले अंदाज में बोली मेरा बस चले तो मैं तुमसे शादी कर लूं। अगर तुमने बाजी से वादा ना किया होता। और फिर हम मुलाकात करने लगे। सुबह उठकर फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह किया और बाजी और आलिया से मिलकर मैंने अपना बैग बाइक पर बांधा और शहर की तरफ निकल पड़ा और बाजी और आलिया भी अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैं 8 बजे घर से निकला था और तकरीबन गांव पहुंचते पहुंचते मुझे 10 बज गए थे। मैं घर गया तो उस्मा और शाजिया सफाई कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराती हुई मुझसे मिली। मैंने खाला का पूछा तो शाजिया बोली वो अम्मी के साथ चची के घर गई हैं। मैंने कहा क्या वो चची के घर कैसे जा सकती हैं? उस्मा मुस्कुराती हुई बोली भाई अब फिक्र करने की क्या जरूरत है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अम्मी भी मान गई हैं कि खाला अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। मैं कुछ देर बैठा और उस्मा से कहा कि मैं डेरे पर जा रहा हूँ और मैं अपनी बाइक लेकर डेरे पर आ गया जहाँ शहनाज और कोसर बैठी हुई बातें कर रही थीं। मुझे देखकर दोनों खुश हो गईं और शहनाज बोली छोटे खान आप कब आए? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मैंने कोसर से पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ, लगता है आज चचा डेरे पर नहीं आए, क्योंकि इस वक्त वो चचा के डेरे पर ही होती थी। तो कोसर बोली पता नहीं क्यों आज आपके चचा ने मुझे घर भेज दिया था, तो मैं यहाँ शहनाज के पास आपका पूछने आ गई। मैंने कहा खैरियत है? तो कोसर बोली पता नहीं, लेकिन मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले आपकी खाला को डेरे पर जाते देखा था। मैंने कहा क्या मतलब? तो कोसर बोली आपकी खाला नरगिस डेरे पर जा रही थी।
मैंने कहा, तुमने इनसे पूछा नहीं? तो कौसर बोली, नहीं। मैं दूर थी। अचानक मेरे दिमाग में उस्मा की बात आई कि खाला तो अम्मी के साथ चचा के घर गई थी। फिर वो यहाँ क्या कर रही हैं? मैं जल्दी से चचा के डेरे की तरफ भागा, जो 2 मिनट के फासले पर था। मैं वहां पहुंचा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। इतनी देर में मेरे पीछे पीछे कौसर भी आ गए। मैंने कहा, इधर तो कोई भी नहीं है। तो कौसर बोली, हो सकता है वो वापस चले गए हों। मैंने कहा, लेकिन फिर भी मुझे देखना है। मैं जल्दी से ट्यूबवेल वाले कमरे के पास गया, जहाँ चचा अक्सर कौसर से मुलाकात करते थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने पूरे डेरे पर देखा, लेकिन डेरे पर ना ही चचा थे, ना ही खाला थी। मैंने कौसर से कहा, कहाँ जा सकते हैं? और ये बात करके मैं चुप हो गया। तो अचानक कौसर बोली, एक और जगह है जहाँ तुम देख सकते हो। मैंने कहा, कौन सी जगह? तो कौसर मुझे पीछे घने खेतों में ले गए, जहाँ पर 8-10 दरख्तों का झुंड था, जहाँ पर चचा ने मिट्टी के गारे से एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था। वो कमरे को देखकर मैं जल्दी से भागने लगा। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, यहाँ से कुछ नजर नहीं आएगा, मेरे साथ आओ। और कौसर मुझे दरख्तों के पीछे ले गई और मुझे एक रोशनदान दिखाया। कमरे का दरवाजा क्योंकि बंद था, रोशनदान थोड़ा ऊंचा था। अभी हम खड़े सोच ही रहे थे कि रोशनदान से कैसे अंदर देखें, तो अचानक मुझे खाला की आवाज आई, जो गालियां निकाल रही थीं। और बोल रही थी, छोड़ो मुझे कमीने, मुझे तेरी नीयत का पहले दिन से ही पता था। चचा ने एक थप्पड़ लगाया और बोले, कमीनी, इतनी भरपूर जवानी का क्या चार डालेगी? शादी तो करना नहीं चाहती? मैंने तो कहा है कि मुझसे शादी कर ले, तेरे अंदर की आग को ठंडा कर दूंगा। एक दफा तो मुझसे मुलाकात कर ले और फिर तू खुद कहेगी कि मुझे शाहिद से शादी करनी है। मैंने कौसर की तरफ देखा और कहा, रोशनदान से देखने का कोई फायदा नहीं। मैं जल्दी से भागकर दूसरी तरफ गया और बंद दरवाजे को भागते हुए एक जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। अंदर खाला चारपाई पर लेटी थी और चचा ने इनके हाथ पकड़े हुए थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी आए हैं। मुझे देखकर खाला बोली, नदीम, मुझे बचाओ। और मुझे देखकर चचा के रंग उड़ गए और वो पीछे हो गए। तो खाला भागकर मेरे पास आई और मेरे गले लग गए। खाला भी बेपर्दा नहीं हुई थी। मैं चचा की तरह देख रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी चचा को जान से मार दूं। मैंने ऊंची आवाज में कहा, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आए? चचा सर नीचे झुकाकर खड़े थे। मैंने कहा, अगर आप मेरे चचा ना होते
तो मैं भी आपकी गर्दन उतार देता। और ये कहकर मैं कोई चीज ढूंढने लगा। अचानक मुझे एक डंडा नजर आया। मैंने डंडा पकड़कर उठाया तो खाला ने मुझे रोक दिया और बोली, नहीं नदीम, नहीं, इस कमीने को मत मारो। मैं नहीं चाहती तुम इसकी वजह से जेल में चले जाओ। चलो यहाँ से। मैंने कहा, चचा, आपने ये अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने खाला का हाथ पकड़ा और इनको कमरे से बाहर निकाला और घर जाते हुए पूछा कि आप यहाँ लेने क्या आई थी? तो खाला रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारी चची ने कहा था कि जाओ तुम्हारे चचा को डेरे से बुला लाओ। मैंने कहा, आप तो अम्मी के साथ इनके घर गई थी, क्या आपको नहीं पता था कि वो ऐसे हैं? खाला बोली, मैं मना कर रही थी, लेकिन बाजी ने कहा अब सब ठीक है। मैंने शाहिद को समझा दिया है, अब वो तुमसे कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस वजह से मैं इनके साथ चली गई। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं मोना को तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर खाला वहीं रुक गई और बोली, नहीं, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने कहा, लेकिन आपके साथ इतना कुछ हो गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। खाला से ये बातें करता हुआ मैं रो रहा था। खाला बोली, तुम घर चलो, लेकिन खबरदार, अगर तुमने मोना से तलाक की बात की, नदीम, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। हम घर बैठकर बात करेंगे। मैंने कहा, नहीं, पहले आप चचा के घर चलें। और ये बात करके मैं खाला का हाथ पकड़े चचा के घर आ गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।